भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ प्रारंभ होता है। आजादी तक इसका सफर, आज के सेशन पे हम पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, उसका क्या विकास हुआ, कौन कौन से वो कारक थे जिन कारणों से भारत जो जिस गुलामी में फंसा हुआ था उस गुलामी से आजादी की ओर जाता है। तो आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष। आपके एग्जाम के सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में भी स्पष्ट किया गया है और मुख्य परीक्षा में भी स्पष्ट किया गया है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बेस पूरे टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आधुनिक भारत के इतिहास के इससे पहले सारे सेशन हमारे हो चुके हैं, जहां पर हमने डिटेल में कैसे अंग्रेज भारत में और कैसे धीरे धीरे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, विभिन्न शासकों के साथ युद्ध किए, विभिन्न प्रकार की नीतियां लेकर आए, सारे गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज हमारा डिस्कशन यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में होने वाला। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस देश में। हमारे देश में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे का मुख्य कारक क्या था? बहुत सारे कारक हैं, मल्टीपल कारक हैं। और अभी एक चीज और मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये एक बेसिक सेशन है, आधारभूत सेशन है, यहाँ पे आपकी एक समझ विकसित होगी, लेकिन ये संपूर्ण सेशन है, इसमें सब कुछ होगा। बहुत तेजी से मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, तेजी से मैं आपकी समझ विकसित करूंगा, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क क्रिएट करूंगा, आपको इसको समझते जाना है, बाद में इसको हम विस्तार देंगे। फाउंडेशन क्लास में यही चीज मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, रिवीजन क्लास है तो रिवीजन सेशन में एक बेसिक समझ, आधारभूत समझ आपकी विकसित होने वाली है। ठीक है, देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे का कारण क्या क्या था, इसके लगभग 10 से 12 पॉइंट मैं आपको बताता हूं और एक एक पॉइंट को अपने मन मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश करिएगा। आप सभी को पता है कि अंग्रेज जब भारत में रहे तो उनके द्वारा जो नीतियां भारतीयों के लिए लाई गई, ब्रिटिश प्रशासन की जितनी भी नीतियां थीं वो सारी शोषणकारी थीं, क्रूर प्रकृति की थीं, और वो हर नीति के कारण से भारतीयों में असंतोष बढ़ता रहा। इसी दौरान पश्चिमी चिंतन, पश्चिम में विभिन्न क्रांतियों का उदय, जैसे अमेरिकी क्रांति हुई 1776 में, 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, इंग्लैंड में भी गौरवपूर्ण क्रांति हुई, रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो मल्टीपल क्रांति हुई इस दौरान। पश्चिमी चिंतन, वहां पे उदारवादी चिंतन का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। पाश्चात्य चिंतन और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, भारतीय भी विदेशों में जा रहे थे पढ़ने के लिए, इस कारण से भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस दौरान भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण भी लगातार होता जा रहा था। अंग्रेजों की कुछ नीतियां ऐसी थीं जिससे भारत एकजुट होता जा रहा था, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थित होता जा रहा था और इकोनॉमिक एकीकरण, रेलवे का विकास था तो शोषण के लिए, लेकिन उससे भारत का आर्थिक एकीकरण भी हो रहा था। इसी दौरान तीव्र परिवहन वाहनों का, संचार संसाधनों का विकास भी हो रहा था। इसी दौरान समाचार पत्रों का विकास भी हो रहा था, पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए भारत में। इसी दौरान भारत में मध्य वर्गीय बुद्धिजीवों का उत्थान हो रहा था, इतिहास में शोध कार्य चल रहे थे, समकालीन यूरोप में आंदोलन चल रहे थे, एक बड़ा व्यापक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ भारत में, विभिन्न समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की सोच रही। लॉर्ड लिटन जो यहां पे रहा, लॉर्ड लिटन के टाइम पे जिस तरीके से प्रेस सेंसरशिप लाई गई और जो उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां रही, इल्बर्ट विधेयक का विवाद की बात रही हो, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान रहा हो, भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उदय भी इस दौरान हुआ। कुछ संस्थाएं कांग्रेस से पहले बनी और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बनी। आप सभी को संभवतः यह पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मंच था, लेकिन कांग्रेस से पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन था, 1838 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, जमींदारी एसोसिएशन उसका नाम है। इसी तरीके से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1883-43 में बनी, 1843 में, ये भी कांग्रेस से पहले थी, कलकत्ता में। जॉर्ज थॉमसन इसके जो है फाउंडर थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना, राधाकांत देव के द्वारा बनाया गया।
ये एसोसिएशन से क्वेश्चन पूछता है, कलकत्ता में बनाया गया आपका। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस कलकत्ता में स्टैब्लिशमेंट किया गया। इंडियन एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी आपकी ये। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लगातार इसके द्वारा काम किया गया। बॉम्बे एसोसिएशन बंबई में दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1852 में स्टैब्लिशमेंट किया गया। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नेरोजी ने बनाया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और तैलंग के द्वारा। पूना में सार्वजनिक सभा 1870 में बनी आपकी पूना सार्वजनिक सभा। गोविंद महादेव रनाडे ये व्यक्ति हैं पूना में। मद्रास में नेटिव एसोसिएशन 1852 में, है ना, इसमें आपके गजुलू लक्ष्मी जो है नरसू चेट्टी, ये आपका मद्रास में स्टैब्लिशमेंट हुआ। मद्रास में महाजन सभा 1884 में बनी। बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, इन सब के द्वारा मद्रास में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लंदन में बनाया गया। अभी मैं आपको एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, आपकी एक समझ विकसित कर रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बाद में बनी, तो 1885 में बनी, मैं बताऊंगा। फिर मुख्य मंच वही रही, बहुत सारी संस्थाएं इसी में आकर जुड़ भी जाती हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान बहुत था। इल्बर्ट विधेयक का योगदान बहुत था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए उसका योगदान बहुत था। जो वायसराय थे उनकी प्रक्रियावादी नीतियों का बहुत योगदान था। बंगाल विभाजन का योगदान था। और समय के साथ फिर रॉलेट एक्ट, जितनी घटनाएं, साइमन कमीशन, इन सब ने उत्प्रेरक का काम किया, तीव्रता बढ़ाते रहे राष्ट्रवाद की। और राष्ट्रवाद के उदय से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ होता है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जिसके आगे चल के पुरोधा बने महात्मा गांधी। 28 दिसंबर 1885 में बंबई में संस्था बनी, एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई। इस समय लॉर्ड डफरिन था आपका। 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में, व्योमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, उनके द्वारा जो है पूरा का पूरा पहला बंबई में अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट थे आपके, सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम, उनके द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना पहले, बाद में ही कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो बनाई गई इसके पीछे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत काम करता है। सेफ्टी वाल्व का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए इस संस्था को बनाया, है ना। लाला लाजपत राय इस सिद्धांत के जनक है, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, यंग इंडिया में इन्होंने ये बात लिखी थी कि कांग्रेस की स्थापना जो है ये लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, जिसने एक ऐसा राजनीतिक संगठन का निर्माण किया जो ब्रिटिश शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष को रोक पाए। यानी कि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाया, भारतीयों के लिए नहीं बनाया। एक तड़ित चालक का सिद्धांत भी गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। दो सिद्धांत अलग अलग है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। यदि कोई भी सरकारी असंतोष होगा तो भारतीयों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कोई तड़ित चालक में क्या होता है, यदि बिजली गिरती है तो तड़ित चालक अपने अंदर, तो उसी तरीके से भारतीय असंतोष 1857 की क्रांति में जो हुआ, उस 1857 की क्रांति के विद्रोह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही अपने अंदर इस पूरे, तो ये इस तरीके से मल्टीपल जो है वो थे। लॉर्ड डफरिन कहता था कि मुझे कांग्रेस भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद रहता, कुछ मुट्ठी भर लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। डफरिन के टाइम पीरियड पे आकार छोटा था इसका, लेकिन धीरे 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 ये संस्था आपकी बढ़ती रही। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है, लड़खड़ाते हुए जा रही, उसके समय सूरत फूट हुआ। तो इसके 3 चरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक बार मैं आपको जो है चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 महत्वपूर्ण चरणों से होकर के गुजरी। ठीक है, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से 1905, इसके समय पे बहुत सारी घटनाएं हुई। उदारवादी चरण के समय में मैं उदारवादी चरण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चीजें लिखता भी जाता हूं ताकि आपको थोड़ा चीजें समझ में भी आए।
1885 से 1905, फिर 1905 से 1919, और ये 1919 से देश की आजादी तक 1947। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, उदारवादी आंदोलन प्रारंभिक चरण था, कांग्रेस ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, और ह्यूम के द्वारा बनाने के बाद ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1906 तक सचिव के पद पर रहे, कांग्रेस के सचिव थे ये। इस दौरान कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का बहुमत था। दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, गोविंद महादेव रनाडे, ये सब आपके जो है उदारवादी नेता थे। ये सभी नेता शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए थे। जितने नाम मैंने लिए, कोई वकील था, कोई पत्रकार था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई साहित्यकार था, सभी सफल व्यक्ति थे। राजनीतिक इनके लिए मुख्य राजनीति पॉलिटिक्स इनके लिए मुख्य पेशा नहीं थी। ये राजनीति को बस अपने साथ रख रहे थे, अल्पकालिक पेशा था इनका ये राजनीति। अल्पकालिक पेशे के रूप में इन्होंने राजनीति को अपनाया था। राजनीति इनके लिए एक बड़ा विषय नहीं थी, और राजनीति इनके लिए बड़ा विषय इसलिए नहीं थी क्योंकि इनको लगता था कि अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, उनको लगता था ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते। सब विदेशों से पढ़ के आए थे या विदेश गए थे कभी ना कभी किसी न किसी कारण से। तो ये ब्रिटिश जनमानस, इनको लगता था कि भारत में ब्रिटिश का जो शासन है वो भारतीयों के लिए बहुत बेहतर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उदारवादियों ने ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करने के लिए 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि वहां पर भी एक संस्था बनाई। और इसका मतलब इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया नामक एक पत्र भी इनके द्वारा बनाया गया, एक इन्होंने पत्र भी बनाया। तो उदारवादी नेताओं का आंदोलन और उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक तरीके को अपनाया, लगातार क्रमिक सुधारों की बात की, साम्राज्यिक ढांचे के अंदर ही ये सुशासन चाहते थे कि एक संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत इन्होंने प्रस्ताव पारित किए, बहुत सारे प्रार्थना पत्र पारित किए, सभाएं भी करते थे, भाषण भी करते थे। ये उग्र नहीं थे, ये चाह रहे थे कि कानून के दायरे में अंदर रहकर ही अपनी मांगे जो है ब्रिटिश तक पहुंचाई जाए। और कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम था इस समय, जो कांग्रेस की मुख्य जो मांग थी वो एक बार समझने की कोशिश करिएगा। कुछ मैं पॉइंट यहां पे बता रहा हूं। एक तो ये चाहते थे कि भारतीय शासन विधान से चलाया जाए, कानून से चलाया जाए, यहां पे अन ब्रिटिश रूल ना हो, ब्रिटिश रूल जैसे इंग्लैंड में शासन है वैसे यहां पे भी रहे। ठीक है, सैन्य व्यय में कटौती की जाए, भारत को बर्मा से अलग कर दिया जाए, इंग्लैंड से आयात किए गए कर्मों पर आयात कर ना लगाया जाए, कुछ टैक्स कम किए जाए, प्रस्ताव में सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, सबको एकजुट किया जाए, ब्रिटेन तथा भारत इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं एक साथ आयोजित हों, एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए ताकि भारतीय शासन विधान की जांच की जा सके, इंग्लैंड में जो इंडिया काउंसिल है, भारत सचिव का ऑफिस है, उसको समाप्त कर दिया जाए, मौलिक अधिकार दिए जाएं, बेसिक अधिकार दिए जाएं। तो ये आमतौर पर इनके जितनी भी मांगे थी वो अंग्रेजों पे भरोसे के साथ थी, ये अंग्रेजों पे पूर्ण भरोसा रखते थे। और जब अंग्रेजों पर ये पूरा भरोसा रखते थे तो अंग्रेजों पे भरोसा रखने के कारण से इनके द्वारा हमेशा यही कार्य किया गया कि कभी भी खुल करके विरोध नहीं किया गया। ठीक है, मात्र प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से इन्होंने कार्यपद्धति को अपनाया और ब्रिटिश तक पहुंचाया। कांग्रेस की प्रमुख मांग राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित थी। ठीक है, अब यहां पर आप सभी को पता है कि अब हम क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेज तो शोषण करने ही आए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ करने ही आए थे, भारत के पैसे को विदेशों तक, ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए आए थे। वो अपना काम कर रहे थे, भारत को तोड़ने के लिए आए थे,
और वो तोड़ना इन्होंने चालू किया। तोड़ना इन्होंने कहां से चालू किया? एक घटना घटी बंगाल विभाजन की। आप सभी को पता, लॉर्ड कर्जन आया था और ये एक वो इरा है जहां से बंगाल विभाजन से भ्रम टूट जाता है इनका। देखिए एक बार थोड़ा समझ लीजिए, उदारवादी चरण में प्रमुख लीडर्स जो है आपके, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष भी रहे, पहले अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी दूसरे अध्यक्ष भी रहे। और इसके बाद बंगाल विभाजन की घटना घटती है। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, लॉर्ड कर्जन इस समय था आपका, लॉर्ड कर्जन के समय पर विभाजन का निर्णय लिया जाता है 19 जुलाई 1905 को। ध्यान रखिएगा, विभाजन का निर्णय लिया जाता है 19 जुलाई 1905 को, और इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही था कि भारत जो है वहां पर जो एकता है, खासकर बंगाल जो था राष्ट्रवादियों का केंद्र बन चुका था, यहीं से लगातार आवाज उठती थी, पहले राजधानी कलकत्ता भी हुआ करती थी। तो बंगाल को धार्मिक विभाजन और भाषाई विभाजन कर देना, एक जो पूर्वी बंगाल था जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको इस्लामिक बहुल कर देना, और जो पश्चिमी बंगाल है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है इसको बांग्ला और उर्दू बोलने वालों के बीच में एक जो है अल्पसंख्यक का दर्जा देना, यानी यहाँ के राष्ट्रवादी गतिविधियों को तोड़ना। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। तो विभाजन 19 जुलाई 1905 में, और विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। पहले विभाजन की घोषणा हुई, विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई, ठीक है, घोषणा 19 जुलाई को हुई और प्रभाव हुआ इसका 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को इसका प्रभाव हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन का प्रभाव हुआ। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन, जिसमें बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे, काफी विस्तृत था। लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका प्रशासन भली भांति से नहीं चलता था। मुस्लिम बहुल पूर्वी विभाजन, इसकी लगातार उपेक्षा होती थी। कर्जन ने तो कहा कि मैंने प्रशासनिक सुविधा, प्रशासन को ध्यान में रखकर, चूंकि बंगाल बहुत बड़ा है इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहा हूं, लेकिन यह कारण नहीं था। ठीक है, बंगाल विभाजित किया गया राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। तत्कालीन जो गृह सचिव थे जिनका नाम था रिश्ले महोदय, उनके द्वारा कर्जन को जो एक पत्र लिखा गया था उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं इनको कमजोर, तो इसीलिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल को दो हिस्से में विभाजित कर दिया गया। एक हिस्सा मुस्लिम बहुल हिस्सा बना दिया गया जिसको पूर्वी बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश, मुख्यालय ढाका बनाया गया। दूसरे हिस्से को हिंदू बहुल, और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे भाषाई देखा जाए तो बांग्ला और उर्दू के बीच में विभाजन कर दिया गया। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। मतलब ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों मिला करके पूरा होता था, काफी बड़ा क्षेत्र था आपका। तो इस विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में। एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, सूरत फूट की घटना से पहले स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को यह घटना हुई स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, और इसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने, उनकी एक पत्रिका है संजीवनी, उसमें मिलता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किसके द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया, तो कृष्ण कुमार मित्र, के मित्र, उनकी पत्रिका है संजीवनी, संजीवनी में दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 एडी में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया और 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी जाए ताकि एकता को प्रदर्शित किया जाए, धार्मिक विभाजन ना लगे। ये तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके द्वारा किया गया। मुंबई तक इसका विस्तार हुआ। मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह थे, भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लै थे, आपके सुब्रमण्यम अय्यर थे, आनंद चार्लू थे। इन सब के द्वारा जो है इस आंदोलन को लीड किया गया। स्वदेशी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ और शीघ्र ही इसका प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी ने पृथ्वी
चंद्र राय ने हितवादी में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र का प्रकाशन किया और इस पत्र में जो है विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति पर बल दिया, अमार सोनार बांग्ला का नारा दिया। 1971 एडी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम तथा बंगाल एक है के नारे गूंजे। अश्विनी कुमार दत्त वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया, ग्रामीण विवादों को सुलझाने हेतु किया गया। अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बोस ने बंगाल में केमिकल फैक्ट्री और सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना की। इस समय मल्टीपल बहुत सारे संगठन बने जिनको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। बंगाल के मुख्य सचिव जो थे वो आपके कार्लाइल महोदय थे। उन्होंने कलेक्टर्स के पास पत्र भेजा, कालूजू से कहा कि छात्र आंदोलन में भाग ना लें, क्योंकि इसमें छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग गए थे स्वदेशी आंदोलन में, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता, स्कॉलरशिप सब कुछ रोक दी जाएगी। लेकिन छात्र और बहुत तेजी से बाहर निकले। उसके विरोध स्वरूप लोगों ने जितने भी ब्रिटिश स्कूल थे सब छोड़ दिए, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। 1906 में बंगाल में नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। 1906 में गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो मल्टीपल भारतीय शिक्षण संस्थान बनने लगे। तो स्वदेशी आंदोलन, नाम से ही स्वदेशी है। विद्यार्थियों ने बहुत भूमिका निभाई, महिलाओं ने बहुत भूमिका निभाई। महिलाओं की भूमिका, विद्यार्थियों की भूमिका, ये सब अपने आप में बहुत उच्च दर्जे की भूमिका थी। और इस दौरान जो है स्थिति बहुत अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। इस आंदोलन में मुसलमान कृषकों ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दिखाई। 1908 के आते आते आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन चक्र को चलाकर महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अरविंद घोष ने नासिक षड्यंत्र केस 1909 में, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। साथ ही 1907 में कांग्रेस विभाजन का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन तत्कालिक रूप से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटन द्वितीय द्वारा अरुंडेल कमेटी के सुझाव पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन बाद में, क्योंकि अब इतना विरोध हो चुका था तो इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जब वायसराय, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का ये पूरा किया धरा था, लॉर्ड कर्जन का ये पूरा किया धरा था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन इसी समय जो है 1911 में, आप सभी को पता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। एक कमेटी बनाई जाती है अरुंडेल कमेटी, उसके द्वारा भी बोला गया कि भाई बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। 1911 में अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इन्हीं के समय जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत पे आती हैं और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इस दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। बंगाल विभाजन को प्रॉपर औपचारिक रूप से यहीं पर रद्द किया जाता है। राजधानी परिवर्तित होती है, राजधानी आपकी कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है, नई राजधानी बना दी जाती है। राजधानी परिवर्तित, क्योंकि कलकत्ता पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था, अब वहां से राजधानी दिल्ली लाई गई। ठीक है, दिल्ली 1912 में राजधानी बनी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली 1912 में राजधानी बनी। बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। बिहार, उड़ीसा व असम को नया प्रांत बनाया गया। अब देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द जरूर किया गया, लेकिन बिहार एक अलग प्रांत बन गया, असम एक अलग बन गया, और जो है आपका उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। दरअसल ये भी एक विभाजन ही है, और क्या है आपका। ठीक है, तो पुनर्गठन के नाम पे एक फिर से इसको किया गया। असम एक्चुअल में देखा जाए तो 1874 में ही एक प्रांत था, लेकिन असम के कई सारे जिलों को जोड़ दिया गया। जैसे सिलहट जिला पहले बंगाल का हिस्सा होता था, वो असम में जोड़ दिया गया। तो मतलब यहाँ पे पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई स्वदेशी आंदोलन के बाद। स्वदेशी आंदोलन में लगातार ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं के बाद सांप्रदायिक माहौल भी देश में बनने लगा। इसी दौरान मुस्लिम लीग का भी जन्म हुआ। बंगाल में तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए गणेश महोत्सव का प्रारंभ, गणेश महोत्सव का वैसे प्रारंभ अभी नहीं हुआ, 1893 में हुआ था। 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसका विस्तार हुआ। 1895 में शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। इसके बाद कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा एंटी सेकुलर सोसाइटी का जो है गठन किया गया। अल्टीमेट यहां पर बहुत सारी सोसाइटी बनी, यानी स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही स्वराज्य की मांग थी, और यह स्वराज्य की मांग आगे चल के आपको पता है 1929 में लाहौर अधिवेशन जब होता है, रावी नदी के तट के किनारे पूर्ण स्वराज्य का जब डिमांड किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा, तो इसका जन्म स्वदेशी आंदोलन से ही हुआ। स्वदेशी आंदोलन में असहयोग की भावना, बहिष्कार की भावना, सामाजिक सुधार की भावना, निष्क्रिय प्रतिरोध की भावना, ये भविष्य में महात्मा गांधी के आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। स्वदेशी आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार सबसे पहले अरविंद घोष ने दिया। तो मतलब उदारवादी चरण में आप देखेंगे दो ट्रांजिशन फेज हैं यहां पे। उदारवादी चरण में एक तो आपके जो है आप देखिए उदारवादी चरण जो था आपका कब से कब था, 1885 से 1905 तक में। तो यहां पर जो है एक तो आपका स्वदेशी आंदोलन जो आपका है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो एक तो आपका इसमें उदारवादी और उग्रवादी के बीच में बंगाल विभाजन की घटना और फिर स्वदेशी आंदोलन का होना। अब इसी बीच में एक नए वर्ग का जन्म होता है कांग्रेस में, जो वर्ग स्वराज्य की बात करता है, जो वर्ग याचना प्रार्थनाओं की बात नहीं करता है। ये कहते हैं प्रार्थना, याचना और विरोध से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस कब तक भीख मांगती रहेगी। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमारे तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। तो यहीं से चालू होता है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण में 3 लीडर निकल के आते हैं। एक बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता, दूसरे लाला लाजपत राय और तीसरे बिपिन चंद्र पाल, चौथे अरविंद घोष। ये सारे उग्रवादी नेता थे। तो इनका मानना था कि उदारवादी जो प्रार्थना याचना विरोध पर लगातार काम कर रहे हैं, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था के रूप में इन्होंने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है और कुछ नहीं है। उग्रवादी नेता ने कहा यदि तीव्र सुधार चाहिए हमें तो हमें प्रतिरोध करना पड़ेगा, हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें अंग्रेजों से याचना प्रार्थना से बात नहीं होगी। और उग्रवादी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते, हमें स्वराज्य मांगना पड़ेगा। बाल तिलक कहते हैं ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, व्यापक स्तर पे बहिष्कार, असहयोग। 1907 में गड़बड़ हो गई, सूरत फूट पड़ गई, आपस में ही उग्रवादी और उदारवादी लड़ गए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया युग का प्रारंभ होता है। यहीं से उग्रवादी चरण कहते हैं इसको। लेकिन हर एक घटना भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास कर रही थी। हर एक घटना से भारतीयों को यह समझ में आ रहा था कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब कांग्रेस अपने उग्रवादी चरण में चल रही थी, उदारवादी विफल हो गए थे, उसी समय क्रांतिकारी भी प्रारंभ थे। हर जगह क्रांतिकारी घटनाएं भी घट रही थी। क्रांतिकारी एक हिंसक तरीके के माध्यम से अपने प्रतिरोध को दर्ज कराने को लेकर के उनकी विचारधारा थी। ठीक है। क्रांतिकारियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। ठीक है। 1897 में चापेकर बंधु पूना में उन्होंने दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधु है, पूना में प्लेग हुआ था। प्लेग कमिश्नर था रैंड महोदय और उनका साथी था लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट महोदय, उसकी हत्या कर दी थी। तो चापेकर बंधु पहले वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो है हत्याएं करनी चालू की गई। महाराष्ट्र में पहला केंद्र आपका बना। ठीक है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे एक एक करके चीजों को बता देता हूं, सभी चीजें एक एक करके आपको समझ में आ जाएंगी। तो एक हत्या यहाँ पे होती है, इसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है। और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1897 में रैंड और एमहर्स्ट की जो हत्या हुई, भारत में पहली यूरोपीय राजनीतिक हत्या थी।
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, भारत के बेताज बादशाह के नाम से भी जाने जाते थे। 1893 में गणपति उत्सव महाराष्ट्र में चालू किया, 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा, एक पत्रिका है इनकी मराठा, तथा मराठी भाषा में केसरी इनका संपादन किया। तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा भी हुई, ठीक है, सजा भी की गई इनको। साथ में इनको भारतीय शांति का जनक भी कहा वेलेंटाइन चिरोल ने इनको जो है भारतीय शांति का, जिसके लिए बाद में ये मुकदमा भी उसके ऊपर करते हैं। तिलक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए। इन पे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया। बहुत सारे पत्रों में उग्र जो है विषय वस्तु लिखते रहे, तो 6 वर्ष की इनको सजा भी दी गई। मांडले जेल भेजा गया इनको, बर्मा में मांडले जेल में रखा गया। और मांडले जेल के समय ही इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। बहुत शानदार पुस्तक है, कभी पढ़िएगा, एक बार मैंने पढ़ी है इस किताब को। तिलक की सजा के विरोध में मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 में पहली राजनीतिक हड़ताल की। पहली हड़ताल 1908 में हुई थी भारत में, तिलक को जब जेल हुई थी, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इस समय क्रांतिकारी लोगों में से एक हैं। एक और पर्सन है जो उनका नाम है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत विवाद भी है इनके ऊपर, अभी पिक्चर भी आई थी, रणदीप हुड्डा जो है उसमें वीडी सावरकर का रोल अपनाते हैं। देखना चाहिए आप लोग को, एक बार देखिएगा। तो मित्र मेला व अभिनव भारत 1904 में इनके द्वारा एक पूरी की पूरी संस्था एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, नासिक में एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। मित्र मेला संगठन एक मतलब गुप्त संगठन है, अभिनव भारत के नाम से पत्रिका भी इन्होंने निकाली। 1906 में लंदन चले गए और वहां पर ये संस्था इन्होंने आगे चलाते रहे। इन्होंने अभिनव भारत संस्था ने ही पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था, ठीक है। पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला के लिए पेरिस भेजा था। इन्हीं के समय काल पे नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ। नासिक षड्यंत्र केस, नासिक जिला के मजिस्ट्रेट थे जैंक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी थी 1911 में। जैंक्सन हत्याकांड में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल कृष्ण कर्वे, विनायक देश पांडे, इनको फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाकर आजीवन कारावास दे दिया गया, कारावास की सजा दे दी गई, कारावास की। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की रीढ़ टूट गई। तो महाराष्ट्र में ही नासिक षड्यंत्र केस हुआ था 1909 में, जिसमें मैंने बताया कि वहां के जिला मजिस्ट्रेट थे जैंक्सन और अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इनको गोली मारी गई थी और इसके विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई थी। कृष्ण गोपाल जी कर्वे थे और विनायक देश पांडे, ठीक है। वीडी सावरकर लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाए गए थे और फिर आजीवन इनको सजा दे दी गई थी। इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी भी थी ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा केंद्र था बंगाल। महाराष्ट्र में जिस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन थे, बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन थे, ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात जो किया भद्रलोक समाज ने किया। यहाँ पे वरिंद्र कुमार घोष थे, अरविंद घोष के छोटे भाई, और भूपेन्द्र नाथ दस विवेकानंद के छोटे भाई थे। इनके द्वारा युगांतर, वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या, अरविंद घोष ने वंदे मातरम के माध्यम से क्रांतिकारी, मतलब ये पत्रिकाएं हैं आपकी, युगांतर, भवानी मंदिर, ब्रह्म बांधव उपाध्याय की संध्या, अरविंद घोष की वंदे मातरम, ये सब क्रांतिकारी विचारों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ढाका में अनुशीलन समिति स्टैब्लिशमेंट की गई 1904 में, पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई। ये समिति आगे चल के कलकत्ता अनुशीलन समिति के इकाई के रूप में काम करती रही। 1907 में एक अनुशीलन समिति बनाई गई, ठीक है, वरिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। अन्य सहयोगी यहाँ पे बहुत सारे थे, सतीश चंद्र बोस और बहुत सारे, ठीक है। इसी दौरान किंग्सफोर्ड की हत्या की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा इनकी हत्या की गई आपकी, इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। किंग्सफोर्ड तो बच गए थे और उनके ही मतलब मिस्टर कैनेडी थे आपके,
जो राष्ट्रीय आंदोलन पे हमदर्दी रखते थे, मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार किया गया था। 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। तो किंग्स फोर्ट की हत्या करने का अनुशीलन समिति मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1907 में वरिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त के द्वारा बनाई गई थी ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी समय अलीपुर षड्यंत्र केस भी हुआ, ठीक है। अनुशीलन समिति ने हेमंत चंद्र कानूनगो को रूस में बम बनाने के लिए भेजा था, और जब वो वापस आए तो कलकत्ता में मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना स्टैब्लिश किया इन्होंने। और वरिंद्र कुमार घोष की लापरवाही से पूरा समूह पकड़ा गया। अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे। कलकत्ता के अलीपुर अदालत में केस चलाया गया। केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई ने सत्येंद्र बोस ने हत्या कर दी, मतलब इसका जो सरकारी गवाह बना वो नरेंद्र गोसाई था, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी हत्या कर दी। फिर वरिंद्र कुमार घोष जो थे आपके, लगभग सभी सदस्यों को आजीवन कालापानी की सजा मिली थी। CR दास के द्वारा पैरवी की गई, अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे इस पूरे मामले में। अलीपुर षड्यंत्र कोष एक तरीके से बम फैक्ट्री बनाई गई थी, उसके बाद ये सारे पकड़े गए थे, ठीक है। तो बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरीके से कमजोर होने लगा। अरविंद घोष बाद में एक आश्रम बना लेते हैं पांडिचेरी में और वहां रहने लग जाते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। फिर हावड़ा संयंत्र केस आया 1910 में। जतिननाथ मुखर्जी के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या कर दी गई। तो हावड़ा संयंत्र केस हुआ आपका 1915 में। जतिननाथ मुखर्जी, बाघा जतिन नाम है उनका, बालासोर उड़ीसा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पंजाब में भी जो है आपका भारत माता सोसाइटी के नाम से संस्था थी। लाला हरदयाल, अजीत सिंह और भगत सिंह के चाचा थे यहाँ पे, और लाला लाजपत राय जो है पंजाब में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पे रहे। तो पंजाब भी क्रांतिकारी का केंद्र रहा। बाद में भगत सिंह आपके आ गए, है ना। भगत सिंह के बारे में आपको पता ही है, जिन्होंने बाद में फिर दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ आपका, ठीक है। दिल्ली भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। रास बिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार 1912 में था और उसी समय इनके ऊपर बम फेंका गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था। इसमें बसंत विश्वास और बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई और रास बिहारी बोस जापान में भाग गए। वही रास बिहारी बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की 1942 में स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। तो ये सारी कहानियां हैं, देखो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी मैं फ्रेमवर्क बताना चाह रहा हूं। तो दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे केंद्र थे हमारे यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों के। क्रांतिकारी आंदोलन भारत ही नहीं बाहर भी थे, लंदन में भी थे आपके। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी थी आपकी पूरी की पूरी, और इंडियन होम रूल सोसाइटी जो आपकी थी उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थे आपके। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना यहाँ से प्रारंभ किया। इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल बनाया इन्होंने। बाद में यही जो है आपका जो है इंडियन हाउस का, मतलब एक तरीके से इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया आपका, है ना। BD सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, ये सारे आपके बन गए, है ना। इंडिया होम रूल सोसाइटी की क्रांतिकारी गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार ने ध्यान दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर के पेरिस बस गए। इंडिया हाउस राजनीतिक नेतृत्व BD सावरकर ने संभाला और BD सावरकर ने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला आपका यहाँ पे हो गया। कर्जन वायली की भी यहीं पर हत्या हो जाती है 1909 में। लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा इंडिया ऑफिस लंदन में भारत सचिव का जो है पूरा पूरा कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको फांसी दे दी गई, ठीक है। BD सावरकर भी गिरफ्तार कर लिए गए। नासिक षड्यंत्र कांड में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको भारत भेज दिया गया। और लंदन में भी क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ गया, ठीक है। अमेरिका में भी बहुत सारे आंदोलन आपके चलाए गए। अमेरिका में स्वदेश सेवक ग्रह आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, यूनाइटेड इंडिया हाउस इस्टेब्लिशमेंट किया गया, हिंद एसोसिएशन, वहां पे गदर आंदोलन 1913 में चालू किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। अभी हम डिटेल में भी चीजों को देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं कहां कहां पे क्या क्या चीजें हुई, अपने दिमाग में बैठाइए। लाला हरदयाल और अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, इनके द्वारा जो है वहां पर गदर आंदोलन चालू किया गया, ठीक है।
गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना की, गदर पत्र का प्रकाशन भी किया आपका, ठीक है। और ये पत्र जो है अपने आप में बहुत खास था। इसी समय जर्मनी में आपको मैडम भीखाजी कामा, स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना हुई। यहीं पर भारत की पहली बार तिरंगा फहराया गया, मैडम कामा ने ही फहराया। हरा, पीला और लाल ये पूरा का पूरा तिरंगा था आपका। तो ये काम भी मैडम कामा के द्वारा किया गया। लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका से जर्मनी चले गए। 1916 में बर्लिन में लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। अफगानिस्तान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप अपने सहयोगी बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी के साथ काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो अफगानिस्तान में 1915 में एक जो है टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, और ये अस्थायी सरकार थी, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा बनाया गया। एक 1914 में कामागाटामारू केस भी हुआ था, इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। कामागाटामारू एक जहाज था आपका, जापानी जहाज था, और पंजाब के गुरुदत्त जो है मार्च 1914 में हांगकांग के एजेंट से इसको किराए पे लिया था, और कनाडा सरकार ने भारतीयों पर कनाडा से घुसने से प्रतिबंध लगा दिया था। जो मतलब भारत से सीधा कनाडा नहीं आए हों, कहीं पर भी बीच में रुके हों, तो बहुत सारे भारतीय नहीं घुस पाए वहां पर, और बीच में उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। बाद में वो वापस आए कनाडा से, और वहां पर जो है उनको, तो एक ये पूरी की पूरी घटना थी। लगभग इसमें 18 यात्री मारे गए थे, 202 को जेल में डाल दिया गया था। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी आपकी होती है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो इस समय थे, आगा खां के नेतृत्व में जो है लॉर्ड मिंटो इस समय वायसराय थे। मुसलमानों की विशेष स्थिति की मांग को लेकर के 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसके संस्थापक सलीमुल्लाह खान थे। पहले अध्यक्ष आगा खां बनाए गए, मुख्यालय लखनऊ बनाया गया, और 1906 में लंदन में सैयद अमीर अली के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया इसका। हिंदू संगठनों की भी स्थापना हुई इस दौरान, बहुत सारे, है ना। 1907 में कांग्रेस पर सूरत अधिवेशन हुआ आपका, ठीक है। 1905 में बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में हुआ। स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाला लाजपत राय के नाम से, मतलब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्ष पद हेतु आमंत्रित किया गया। तो 1905 में बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। 19 कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया। लखनऊ पैक्ट हुआ, कांग्रेस लीग योजना आपकी जो हुई। होम रूल आंदोलन भी हुआ इस दौरान, ठीक है, होम रूल आंदोलन भी हुआ आपका इस दौरान। दो होम रूल आंदोलन के लीडर थे, एक तरफ एनी बेसेंट थी, दूसरी तरफ तिलक थी, ठीक है। तिलक का जो होम रूल अधिवेशन था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त किया जाए, और 28 अप्रैल 1916 को तिलक के द्वारा होम रूल लीग को इस्टेब्लिशमेंट किया गया पूना में, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में स्थान था मद्रास इनका, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ किया गया। अब देखो ये पूरा टाइम पीरियड अब धीरे 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 सुधार की तरफ भी जाता है। इसी दौरान 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का जो 1907 में सूरत फूट पड़ी थी, उदारवादी उग्रवादी सब एक साथ आ जाते हैं। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद महात्मा गांधी का पदार्पण होता है। गांधी 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने कहा कि पहले आप पूरे भारत को भ्रमण कीजिए, और राजनीतिक गुरु के तौर पे रहे। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय जो है, पहले शुरू में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को सहयोग करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने भारतीयों को सेना में शामिल होने की अपील भी की। तो गांधी जी को भर्ती करवाने वाला सर्जेंट भी कहा जाने लगा। केसरी हिंद की उपाधि से भी उनको किया गया, है ना। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम इस्टेब्लिशमेंट किया। गांधी जी के ही योगदान से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी की मृत्यु पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। इसके बाद आपको पता है चंपारण सत्याग्रह,
1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में किया चंपारण जिले में। तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा उनके द्वारा। तिनकठिया पद्धति मतलब आप समझिए कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन और नील की खेती से अलग कर, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल थे, है ना, राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया। 1917 में चंपारण हुआ आपका। अब इसके बारे में डिटेल में मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा, जब हम डेप्थ पढ़ेंगे तब चंपारण को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद आंदोलन आपका, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में आपका हुआ था। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन था, ये प्लेग बोनस का विवाद था आपका। तो 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, गांधी भी यहाँ पहुंचे। भूख हड़ताल पहली बार गांधी जी ने की इसमें। फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, और ये आपका जो है इसमें विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये भी गांधी जी के सहयोगी थे। खेड़ा आंदोलन में फसल नष्ट हो गई थी और अंग्रेज भू राजस्व में कमी नहीं कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और फाइनली बाद में जो है इस संघर्ष में अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी। इसके बाद रॉलेट एक्ट आया। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो ये था कि भारतीयों को कुछ बेहतर मिलेगा। बेहतर मिलने की जगह भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रवाह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने जो है एक कानून बाद में पारित हुआ जिसको हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसको हम काला कानून कहते हैं, ठीक है। इस समय वायसराय चेम्सफोर्ड थे। जैसे ही ये कानून आया, क्योंकि इस कानून में क्या था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, किसी को कभी भी किसी भी आधार पे उठा लिया जाएगा, ठीक है। संदेह के आधार पे किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। सारे फंडामेंटल राइट, सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। पूरे देश भर में विरोध हुआ इसको लेकर के, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने कहा भैया टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देगा। गांधी जी का एंट्री तो हो ही चुकी थी, गांधी जी ने 3 आंदोलन कर ही रखे थे, तो गांधी जी के द्वारा भी इस दौरान जो है देशव्यापी हड़ताल की बात की। उन्होंने कहा कि हम एक सत्याग्रह का गठन करेंगे। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी हृदय विदारक घटना घट जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी केसरी चैप्टर 2 करके एक मूवी आई है जिसमें पूरा एक दिखाया गया पूरा मामला। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। आयोजन क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर जो सत्यपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, उनको बिना किसी कारण के अंग्रेजों ने उठा लिया। यही रॉलेट एक्ट के तहत इनको उठा लिया। पंजाब के दोनों लीडर थे आपके, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार किया गया। फाइनली एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, और इसी समय जो है आपका एक बहुत मेंटल टाइप का आदमी था जिसका नाम था जनरल डायर। पूरी तरीके से मेंटल था, बहुत ही क्रूर था, भारतीयों से बहुत घृणा करता था वो, ठीक है। वो यहाँ पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने जितने भी लोग थे, करीब 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे, जबरदस्त गोलीबारी करवाई और लगभग पूरी निहत्ती, असंवैधानिक तरीके से निहत्ती भूमि पर, भीड़ पर गोलियां चलवा दी, ठीक है। अब जब ये घटना घटती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, सर की उपाधि त्याग दी। शंकरन नायर की कहानी दिखाई गई केसरी चैप्टर 2 में। ये वो व्यक्ति है, वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जलियांवाला बाग को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या कहा। गांधी जी ने कहा कि यह जानबूझकर की गई एक क्रूर हत्या है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी 1919 में, और इस कमेटी ने पूरे मामले में लीपापोती की, ठीक है। इस जेनोसाइड को उसने एक तरीके से ब्रिटिश विरोधी गतिविधि बताया। तो जनरल डायर को नौकरी से निकाल तो दिया गया, लेकिन उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, उसको बकायदा पुरस्कृत भी किया जाता तलवार वगैरह से। 1904 में ऊधम सिंह लंदन जाते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार का बदला लेने के लिए उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे, जिसका नाम था सर माइकल ओडायर, जनरल डायर नहीं, माइकल ओडायर, उसकी हत्या कर देते हैं। गिरफ्तार किया जाता है ऊधम सिंह जी को, और उसके लिए उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस ने एक तहकीकात कमेटी 1919 में बनाई थी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, और इसमें बताया गया कि बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से देश पूरा मतलब सख्ते में आ जाता है। फिर आपका जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ।
अभी हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं, कब कहां पे घटना घटी ये पूरा क्रम देख रहे हैं। बंगाल विभाजन, सूरतपुर, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1924 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक संधि हुई, सेब्रे की संधि 1920 में। तुर्की ने खलीफा के समस्त अधिकारों को छीन लिया गया सेब्रे के संधि से, क्योंकि तुर्की हार गया था युद्ध में। तुर्की के खलीफा को विश्व के मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे। भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के इस व्यवहार से असंतोषजनक हो गए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त अवसर समझा और नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठकें आयोजित हुई। असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाया गया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे देश भर में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो लगातार एक बड़ा आंदोलन चालू हो गया यहाँ पे। लेकिन आपको मैं बता दूं 1924 में खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। तुर्की का एक शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, उसके द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन ही समाप्त हो गया पूरी तरीके से। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए गांधी जी के आंदोलन 1917 में चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। ठीक है, बाकी मल्टीपल छोटे छोटे आंदोलन भी गांधी जी ने किए। तो गांधी ने कांग्रेस पर दबाव डाला कि जलियांवाला बाग, खिलाफत का मुद्दा, स्वराज के मुद्दे पर अब असहयोग छेड़ा जाए। और फाइनली मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 में ही उसी दिन मृत्यु हो जाती है। तिलक के निधन पर शोक से ही आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके बाद बड़े स्तर पर आंदोलन होता है। आंदोलन में विभिन्न कार्यक्रम, कुछ तो आपके बहिष्कार वाले कार्यक्रम थे, सरकारी परिषदों का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, उपाधियों का बहिष्कार, प्रशस्ति पत्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा भी जरूरत पड़ने पर कर सकते थे, कर नहीं देना। कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी किए गए, जैसे स्कूली राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, छुआछूती को समाप्त करने की बात, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की बात, चरखा के प्रयोग की बात, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया गया, मदिरा के बहिष्कार करने की बात, मल्टीपल चीजों का बहिष्कार करने की बात भी रही। कांग्रेस में संगठनात्मक परिवर्तन भी इस समय देखने को मिला। असहयोग आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस के संगठन और लक्ष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और लक्ष्य अब अहिंसक था, उचित तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य था। कांग्रेस रोजमर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्य समिति गठित की गई। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बनाए रखने की बात की गई। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना सालाना कर दी गई। गरीब लोग भी सदस्य बन सकें, ये भी बात की गई। असहयोग आंदोलन लगातार चल रहा था। ठीक है, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधि दी गई थी केसर हिंद वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अरुणा आशफ अली, ये सारे जितने थे सभी ने वकालत छोड़ दी। बहुत सारे भारतीय संस्थाएं बनाई गई, काशी विद्यापीठ बनाई गई, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य, ठीक है, बनाए गए। कलकत्ता नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ना। तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया, 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए इसमें। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरने रखे गए। बहुत सारे काम हुए इस समय, इस दौरान पे। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हुई इसी दौरान। नागपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था आपका। वारसाड़ आंदोलन 1923 में, वाइक्यूम सत्याग्रह 1924-25 में, अकाली आंदोलन 1927-22-27 में। लेकिन असहयोग आंदोलन की प्रॉब्लम क्या थी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1921 में लॉर्ड रीडिंग यहाँ का नया वायसराय बन के आया। लॉर्ड रीडिंग पहला यहूदी वायसराय है। ठीक है, और जब ये आया लॉर्ड रीडिंग तो इसने दमन चक्र को बढ़ा दिया। गांधी जी को छोड़कर असहयोग आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले सबसे प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली
और गांधी ने अली बंधुओं की रिहाई के कारण न किए जाने से नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। तो लगातार बहिष्कार बढ़ता जा रहा था, लगभग 60,000 लोगों को बंदी बना लिया गया और ब्रिटिश सरकार लगातार कठोर दमन करती ही चली जा रही थी। लेकिन इसी दौरान नजर लग गई इस पूरे आंदोलन को। 5 फरवरी 1922 का वो दिन जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों ने जुलूस पर गोली चला दी गई। क्रुद्ध भीड़ थाने में आग लगा दी गई। थानेदार सहित 21 सिपाहियों को मार दिया गया। इस घटना से गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के वातावरण में आंदोलन को आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता था। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। चौरा चौरा कांड के कारण पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना घटी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से क्या हुआ, समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी की कड़ी आलोचना की गई। जनता और नेतागण दोनों गांधी जी पे आस्था तो रखते थे, लेकिन अचानक से इतना बड़ा निर्णय, क्योंकि असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था। यदि इस समय कुछ दिन और आंदोलन चल जाता तो अंग्रेजों के हाथ पांव सूज जाते। तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा राष्ट्रवादी खेमे पे बिखराव आ गया। स्वराज्य पार्टी एक नई संस्था बनी आपकी, है ना, CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में। 2 तरीके की ग्रुप बन गए कांग्रेस में, प्रो चेंजर, नो चेंजर, है ना। प्रो चेंजर में आपके CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि अब औपनिवेशिक सत्ता में जा करके हमें विरोध की नीति अपनानी चाहिए। और नो चेंजर में राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने कहा कि हम विधान परिषद का बहिष्कार करेंगे। तो कंटिन्यूअस जो है काफी सारे चेंजेस आए। एक नई पार्टी बनी, स्वराज्य पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया। विधान परिषद में इसके सदस्य चुने गए, ठीक है। और विधान परिषद में सबसे बड़ी जो है सफलता यहीं पे मिली, इनका अध्यक्ष बना, है ना, विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। तो धीरे धीरे जो है स्वराज्य पार्टी भी अपने क्षेत्र में काम कर रही थी। इसी दौरान एक गैप सा आ गया असहयोग आंदोलन के बाद, तो क्रांतिकारी आंदोलन भी चालू हो गए। असहयोग आंदोलन की असफलता से फिर से देश में कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रही थी, तो ऐसे में क्रांतिकारी फिर आ गए आगे। और एक संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में कानपुर से संस्था काम करना चालू करती है। इसके संस्थापक सदस्य हैं सचिंद्र सन्याल और योगेश चंद्र बनर्जी चटर्जी। इनके द्वारा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को भारत से बाहर फेंकना और एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इसमें मल्टीपल घटनाओं को अंजाम देते हैं। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड की घटना होती है। ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा उनकी फंडिंग के लिए धन जमा करने के उद्देश्य से एक घटना को, एक लूट को अंजाम देते हैं, जिसे हम काकोरी कांड कहते हैं। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को रोक करके उसका खजाना लूट लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में 4 लोग रहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसी समय 1926 में आपको बताएं भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास के द्वारा नौजवान सभा बनाई गई। इसी दौरान 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन किया जाता है और इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद मेन लीडर थे आपके। तो काकोरी कांड के बाद जो है काफी आघात पहुंचा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए, पुलिस के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई। तो क्रांतिकारी संगठन कमजोर पड़ रहा था, तो इससे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। सैंडर्स की हत्या की गई दिसंबर 1928 में। अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान घायल हो जाने से दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। तो सैंडर्स की हत्या भी दिसंबर 1928 में होती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड की घटना भी आती है, आपको पता है 1929 में। किसके द्वारा? भगत सिंह और बटकूसर दत्त के द्वारा बम फेंका जाता है
सेंट्रल असेंबली में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। बहरों को सुनने के लिए बम की आवश्यकता होती है, ऐसे पत्र लेटर बेचे जाते हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाहौर षड्यंत्र खेस 1929-31 में आपका ये पूरा का पूरा चलता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर एक केस चलता है। भूख हड़ताल पर इसी समय जतिन दास अनशन में बैठे होते हैं। 64वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ होती है और चंद्रशेखर आजाद की भी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो जाती है 23 मार्च 1931 को। इसी समय एक पर्सन थे सूर्य सेन, चटगांव में वो सशस्त्र गार्ड था, उस पे इनके द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो चटगांव आर्मरी रेड इनके द्वारा की जाती है। सूर्य सेन के नेतृत्व में ही सरकारी शस्त्रागार पर हमला किया जाता है और इसमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त इन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो ये एक पूरी की पूरी घटना, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, कई सारे लोग गिरफ्तार भी होते हैं, कई सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी होती हैं इसी दौरान पे। ठीक है, शांति घोष और सुनीति चौधरी इनके द्वारा वहां पे जिलाधिकारी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। बीना दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के गवर्नर को गोली मार देती है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, फिर ये दूसरा चरण। ठीक है, इसी दौरान साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। 1919 का अधिनियम जो था उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। उस द्वैध शासन को रिव्यू करने के लिए, 1919 के अधिनियम को रिव्यू करने के लिए उसमें एक प्रावधान था कि हर 10 साल में कमीशन गठित किया जाएगा। तो वैसे तो कमीशन 1929 में गठित होता, लेकिन 2 साल पहले साइमन कमीशन आ गया और इसमें सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे। इस कारण से 7 सदस्यीय कमीशन था, सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। फाइनली इसका विरोध हुआ, भारत में बहिष्कार की बात हुई और जैसे ही ये 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे तट पर उतरा, काले झंडे दिखाए गए, बहिष्कार किया गया, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। साइमन कमीशन जब लखनऊ पहुंचा तो उसका विरोध पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। उसी प्रकार जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 में मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की गई। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का समय अभी नहीं आया है। ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट लाई गई, है ना। साइमन कमीशन के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई। ठीक है, एक पर्सन थे भारत सचिव लॉर्ड वेकरहेड, उन्होंने कहा कि भारतीय एक ऐसा कोई कानून बनाए जिसमें सभी दल सर्वसहमत हो, एक संविधान बनाए। तो ये चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया मोतीलाल नेहरू ने और उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट दी कि भैया उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए, भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा होना चाहिए। ये सब चीजें सभी एक बनाई गई, लेकिन बाद में जो है इसका कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि अंग्रेजों ने इसे स्वीकारा नहीं। फिर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, एक स्थापना की गई ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ये सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति के द्वारा युवा राष्ट्रवादी भी नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत थे और ये लोग डोमिनियन स्टेटस के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इसके बाद लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ आपका। लाहौर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए आपके। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए और इसमें पूर्ण स्वराज्य को घोषित कर दिया गया, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में रावी नद के किनारे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और फाइनली उन्होंने संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया और यही कारण है कि भारत की संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, इसी दिन 1930 में प्रतिज्ञा भारतीयों ने ली और 26 जनवरी 1950 को ये पूरा हो गया। मतलब एक तरीके से समझिए कि देश की आज़ादी की प्रतिज्ञा
आपका 26 जनवरी 1930 को ली गई थी पूर्ण स्वराज्य का जो प्रतिज्ञा थी। बाद में देश आजाद होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी आ गए सामने कि भाई अब कुछ करेंगे। एक उनका पत्र था यंग इंडिया, उसमें उन्होंने 11 सूत्री मांगे लिखी कि भाई ये चीजें की जाए। सेना के व्यय में 50% कटौती की जाए, भू राजस्व में 50% कटौती की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती की जाए, शराब बंद की जाए, ठीक है, कपड़ा उद्योग को संरक्षित किया जाए, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। ये सब बातें गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में कही और बोला ये मांगे मान लो। 14 फरवरी 1930 में साबरमती कांग्रेस में गांधी जी ने एक बैठक की और बोला कि भैया ये मांगे यदि नहीं मांगोगे तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। और वो बड़ा आंदोलन हुआ। उस बड़ा आंदोलन का नाम क्या था? उस बड़े आंदोलन का नाम है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका आगे चल के होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ प्रारंभ होता है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में आंदोलन हुआ। गांधी जी के 78 अनुयायियों के साथ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। मैं इसको बाकी डिटेल में आगे बताऊंगा। 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचा, वहां पर नमक का कानून बनाया गया, नमक तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस पूरे जो दांडी मार्च की तुलना उन्होंने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की, मुसोलिनी के रोमन मार्च से की। तो सभी स्थानों पर नमक कानून भंग किया गया। ठीक है, विद्यार्थी, कॉलेज, सरकारी सिविल सेवक, वकीलों को न्याय का बहिष्कार करना था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देंगी। आंदोलन का विस्तार भी हुआ। बंबई का एक आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था धरसना। धरसना में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है आप सभी को बता दें गांधी जी को यरवदा जेल में भेज दिया गया। और धरसना एक जगह थी, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसना में सत्याग्रहियों के द्वारा वहां पर जो है नमक फैक्ट्री पे हमला कर दिया गया। इस समय एक अमेरिकी पत्रकार था बेब मिलर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो था वो बेब मिलर था, अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, ये नमक आंदोलन दक्षिण में भी इसका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पे हुआ। दक्षिण में राजगोपालाचारी थे, उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेद्यारंडम तक की यात्रा की, नमक कानून को तोड़ा उन्होंने। ठीक है, मालाबार के कप्पलन, के माधवन, कालीकट में पयानूर, इन सब ने नमक के कानून को तोड़ा था। ठीक है, मध्य भारत, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में जो है नमक आंदोलन बहुत तेजी से चलाया गया। लाल कुर्ती आंदोलन भी आपका एक बड़ा प्रमुख आंदोलन बना। लाल कुर्ती आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सीमांत गांधी और बादशाह खां के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार स्वयं संगठन के स्वयंसेवकों के साथ आंदोलन में भाग लिया। स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहने हुए होते थे और विशुद्ध अहिंसक होते थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन आपका प्रारंभ किया किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते थे। अहिंसक आंदोलन था पूरी तरीके से, इसलिए इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते थे। बलूचिस्तान वाला क्षेत्र जो आपका है। पेशावर में भी इसका विस्तार हुआ। ठीक है, पेशावर में भी इसका विस्तार हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर वगैरह में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार हुआ। इस आंदोलन को जिया लरंग आंदोलन कहा जाता है। नागालैंड में रानी गैडियोल्यू, उनको वो भी इसका आंदोलन का जो है नागा विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी रानी गैडियोल्यू, इनको आजीवन कारावास दिया जाता है। नेहरू ने ही रानी की उपाधि इनको दी थी। तो ये आपका जो है मल्टीपल आंदोलन का बहुत विस्तार हुआ और सामाजिक आधार भी इसका बड़ा व्यापक था। इसमें व्यावसायिक वर्ग सम्मिलित था, महिलाओं की भी जिम्मेदार, इसमें महिलाएं भी सम्मिलित थी, आपके किसान भी सम्मिलित था। इस आंदोलन में बच्चों के द्वारा बानर सेना बनाई गई थी, बच्चियों की मंजरी सेना बनाई गई थी। तो आंदोलन का व्यापक विस्तार हुआ। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ हर आंदोलन कमजोर होने लग जाता है। कठोर दमन, अंग्रेजों के द्वारा कठोर दमन किया गया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, कई सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, लंदन में। कांग्रेस नहीं गई इसी सम्मेलन में। ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहते हैं और इस पैक्ट के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। 5 मार्च 1931 को ये आपका जो है
गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। राजनीतिक हिंसा में जो लोगों ने राजनीतिक हिंसा में भाग नहीं लिया उन कैदियों को रिहा कर दिया गया। हालांकि इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को भी कैंसिल करवाना चाहिए था गांधी जी को, लेकिन उसमें गांधी जी सफल नहीं हो पाए। ठीक है, इसी समय नमक बनाने का अधिकार भी दे दिया गया समुद्री क्षेत्रों में। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी पहुंची। इसी दौरान जो है कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन है और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य और गांधी इरविन पैक्ट दोनों को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, लेकिन गांधी जी के खिलाफ आक्रोश आ गया क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की फांसी माफ नहीं करवाया था। तो युवाओं ने काले झंडे दिखाए। गांधी जी ने इसी समय कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसी दौरान पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव भी पारित किए गए कराची अधिवेशन में। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ दिसंबर 1931 में जो है सम्मेलन हुआ। गांधी जी पहुंचे, लंदन पहुंचे, सेंट जेम्स पैलेस गांधी जी पहुंचे और गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। भारतीय महिला प्रतिनिधि में सरोजिनी नायडू भी पहुंची थी। सरोजिनी नायडू भी यहाँ गई थी। गांधी जी गए, सरोजिनी नायडू गए और बाकी सारे, डॉक्टर अंबेडकर भी पहुंचे यहाँ पर। तो विभिन्न, डॉक्टर अंबेडकर पहले, दूसरे, तीसरे तीनों में ही गोलमेज सम्मेलन में रहे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी जिस उम्मीद से गए थे वो मिला नहीं गांधी जी को। वापस लौट के आए तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ हुआ। अगेन गांधी जी ने वापस आके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, लेकिन आगे चल करके 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इसी समय वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत जो दलित वर्ग था उसको भी पृथक निर्वाचन पद्धति दिया गया, उसे भी अधिकार दिए गए। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ आपका। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध यरवदा जेल में आमरण अनशन चालू कर दिया। ठीक है, गांधी जी का प्रथम आमरण अनशन। ठीक है, इसी समय मल्टीपल आमरण अनशन के समय, मतलब गांधी जी जेल में थे तो पूना पैक्ट, फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ आपका सितंबर 1932 में। दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, इसमें कोई नहीं गया यहाँ से। 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। प्रांतीय चुनाव हुए इसी समय। ठीक है, प्रांतीय चुनाव में से 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला। 11 में से 5 प्रांत कौन कौन से थे? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। यहाँ पे स्पष्ट बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त कई जगह स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन करके निकला। ठीक है, और टोटल 8 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंबई, पश्चिमोत्तर प्रांत, यहाँ पर सरकार बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ज्यादा नहीं 28 महीने सरकार चली। 28 महीने बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और जबरदस्ती भारत को जो है उसमें सम्मिलित कर लिया गया, तो इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसी समय पे एक दो चीजें और समझिएगा। इसी समय त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और सुभाष चंद्र बोस ने दावा किया कि जब गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया तो अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस की जीत हासिल हुई। पट्टाभी सीतारामैया को हार गांधी जी ने, मतलब पट्टाभी सीतारामैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। तो गांधी जी के इस वक्तव्य से कि पट्टाभी की हार मेरी हार होगी, सुभाष चंद्र बोस व्यथित हुए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो एक तो ये घटना हुई, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजनीतिक गतिरोध का वातावरण पैदा हुआ। अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया। ठीक है, इसी समय पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ने लग गई। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई भारत से अलग एक राज्य चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जिसपे एक नया सुर चलने लगा। इसी दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे हम दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं, गांधी जी ने जो है
कहा कि इस समय युद्ध का माहौल चल रहा है और एक साथ कोई बड़ा हम जो है आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें एक व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले ये पवनार आश्रम से महाराष्ट्र से चालू हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और इसी दौरान विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन भी प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे चल के मतलब विनोबा भावे ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन भी प्रारंभ किया था, उसके भी कर्ता धर्ता यही थे। ठीक है, चीजें सुनते जाइएगा, मैं इतने सारे फैक्ट, इतने सारे तथ्य सब बताता जा रहा हूं, ये सब परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, आपको समझना है। इसके बाद राजनीतिक गतिरोध चलता रहा, क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन को किसी ने स्वीकारा नहीं, क्रिप्स मिशन को किसी ने स्वीकारा नहीं। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि क्रिप्स कह रहा था कि युद्ध के बाद हम भारतीय संघ का औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे, ये सब पहले मांग रहे थे। 1930 में हमने कहा पूर्ण स्वराज्य चाहिए, वो नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसे में जो है क्रिप्स मिशन आया तो, लेकिन अस्वीकार हो गया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तरदानांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति हुई आपकी। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार युद्ध के बीच किसी भी प्रकार के समझौता और वास्तविक संवैधानिक रियायतें देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, और इसके बाद वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को हुआ। बंबई अधिवेशन 7 अगस्त 1942 को हुआ। और भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन है, गांधी जी के द्वारा यहाँ पे निर्देश दिए गए कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें। फिर इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन बड़े स्तर पे चालू हुआ, बंबई अधिवेशन हुआ और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया, जिसको मतलब जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था उसी दिन कांग्रेस के सारे ही नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में भेज दिया गया, बाकी सबको, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर भेज दिया गया। कांग्रेस को फिर से असंवैधानिक संस्था घोषित कर दी गई। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग भूमिगत रह के ये आंदोलन चलाते रहे, जैसे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आशा फली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने भूमिगत होकर आंदोलन की बागडोर संभाली थी। उषा मेहता, इन्होंने सर्वप्रथम रेडियो के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया था। राम मनोहर लोहिया, ये भी रेडियो पर बोलते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, देश की आजादी में रेडियो का भी बड़ा योगदान है। कई सारी समानांतर सरकारें बनने लग गई। बलिया में जो है चित्तू पांडे के द्वारा पहली समानांतर सरकार बनाई गई। तामलुक बंगाल में सतीश महंत ने जातीय सरकार इस्टेब्लिशमेंट की। सतारा महाराष्ट्र में वाईबी चौहान के द्वारा राष्ट्रीय सरकार इस्टेब्लिशमेंट की गई। ठीक है, आंदोलन के कई सारे सामाजिक अधिकार भी रहे, जैसे महिलाएं रही इस आंदोलन में, अरुणा आशा फली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, है ना, सबका योगदान था। साथ ही किसान, छोटे जमींदार, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। साथ ही विभिन्न मतलब हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, भीमराव अंबेडकर, साम्यवादी दल, यूनिस्ट पार्टी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था उस दौरान पे। फाइनली गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को लगातार कंटिन्यूअस आगे चलाया गया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने फरवरी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितनी भी हिंसा हुई, उस पूरे हिंसा में गांधी जी के ऊपर पूरा दोषारोपण दे दिया और गांधी जी ने इन आरोपों से अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच कीजिए, मेरी पूरी गलती नहीं है। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों का उपवास चालू कर दिया। अब जेल में थे, वहां पर उपवास भी चालू कर दिया। ठीक है, जब जेल में थे, उपवास चालू किया, तो देश की जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने का दबाव बनाया। विदेशी समाचार पत्र और संस्थाओं ने भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव दिया। फाइनली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद आप लोगों को पता ना। उन्होंने कहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में इस समय ब्रिटेन थोड़ा सा मजबूत स्थिति में था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तो ऐसे में एक कमबख्त बुड्ढे के समक्ष कैसे झुक सकते हैं, जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। मतलब आप सोचिए, ये एक बर्बर नीति दिखाता है। वहां के प्रधानमंत्री का वक्तव्य था ये। तो सरकार की इस बर्बर नीति के कारण से बहुत सारे वायसराय काउंसिल के सदस्य थे, जैसे सर मोदी, सर एनएन सरकार, अड़े, इन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया। फाइनली गांधी जी की बहुत बीमार हो गई। इसी दौरान कस्तूरबा जी की भी मृत्यु हो जाती है। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और गांधी जी के निजी सचिव हरदेव देसाई की भी मृत्यु हो जाती है।
तो प्रारंभ में सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। आंदोलन विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया जाता है। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसी दौरान आजाद हिंद फौज का गठन होता है। आपको पता है नेताजी के नाम से विख्यात थे सुभाष चंद्र बोस। 1897 में उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि कर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। सुभाष का 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज में चयन हुआ, ठीक है, त्यागपत्र दे दिया, बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो बहुत बड़े मतलब व्यक्ति हैं। इनके द्वारा 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का वो किया, गठन किया इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हरिपुरा अधिवेशन में। फिर त्रिपुरी अधिवेशन में अगेन अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने। 1940 में गिरफ्तार किया गया, इनको नजरबंद कर लिया गया। 1941 में ये भारत छोड़ करके विदेश चले गए, पठान जियाउद्दीन का भेष रखा और निकल गए। कलकत्ता से पेशावर पहुंचे, काबुल पहुंचे, फिर जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मिले, ठीक है। हिटलर ने इनको हर तरीके की सहायता देने का वचन दिया। यहीं पर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से बर्लिन में द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई इन्होंने। टोक्यो सम्मेलन मार्च 1942 में, ठीक है। बैंकॉक सम्मेलन 1942 में, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह और आजाद हिंद फौज सितंबर 1942 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और फाइनली आजाद हिंद फौज बनाई इन्होंने। सिंगापुर पहुंचे रास बिहारी बोस ने, स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र को सौंप दी और नेताजी यहीं से नेताजी कहलाने लगे। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से भारत में एक अस्थायी सरकार बनाई उन्होंने वहां पे और उसके सारे डिपार्टमेंट बनाए। दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। यहीं से रेडियो स्टार्ट हुआ और सुभाष चंद्र ने रेडियो में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के सहयोग जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी। सुभाष को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपलब्ध की। रंगून में रंगून को अस्थायी सरकार की राजधानी बनाया। आजाद हिंद फौज की कमांड रंगून को ही बनाया और यहीं से जो है आपका बड़े स्तर पे जो है भारत की आज़ादी का मूवमेंट चालू हो जाता है। आजाद हिंद फौज संघर्ष करती है। फाइनली आपको पता है जापान पराजित हो जाता है। जापान पे हिरोशिमा नागासाकी की घटना होती है। 15 अगस्त 1945 में जापान आत्मसमर्पण कर देता है। सुभाष चंद्र बोस उसी समय जो है विमान दुर्घटना होती है और उसमें उसकी सच्चाई आज भी रहस्य है। तो आजाद हिंद फौज पे बाद में पकड़े जाते हैं सारे लोग, मुकदमा चलता है ना। उनके लाल किला पे मुकदमा चलाया जाता है। इसमें कई सारे लोग थे जैसे मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो, इन पे राजद्रोह का आरोप लगता है। पूरे देश में सहानुभूति की एक लहर चलती है। विभिन्न संप्रदायों के द्वारा सांकेतिक एकता का प्रतीक बन जाता है। कई सारे दल एक साथ आ जाते हैं। इसी दौरान जो है जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ये सब जो है यहाँ पे उस पूरे मुकदमे में रहते हैं। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, ये सारे वकील बन जाते हैं। फाइनली सजा तो सुनाई जाती है, ठीक है। और एक फांसी की सजा पहले देते हैं, लेकिन बाद में जब एक इस निर्णय के खिलाफ देश की जनता का आक्रोश कि लाल किले को तोड़ दो, है ना, पूरे देश में आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, इस तरीके के नारे लगने लगते हैं, तो लॉर्ड वेपल ने अपने विशेषाधिकारों के तहत इनके मृत्युदंड की सजा को माफ कर देते हैं। इसी के बाद राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944 को आता है। बेबल प्लान आता है 14 जून 1945 को लॉर्ड बेबल के द्वारा बेबल प्लान लाया जाता है, ठीक है। शिमला सम्मेलन होता है इसी दौरान 25 जून 1945 को। सब विफल रहते हैं सारे के सारे। भारत में फिर से आम चुनाव होते हैं दिसंबर 1945 में। अगेन जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद दिसंबर में अगेन चुनाव होते हैं, ठीक है, फिर से चुनाव होते हैं। और ये चुनाव पहले तो ब्रिटेन में हुए। ब्रिटेन में आपको पता है वहां पे विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। वहां पे क्लीमेंट एटली की सरकार बन जाती है। तो दिसंबर में भारत में अगेन चुनाव कराए जाते हैं और सभी जगह पे फिर कांग्रेस को बहुमत मिलता है। यानी 2 बार चुनाव हुए, 1937 में भी हुआ, 1945 में भी चुनाव हुए। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को
मतलब लगभग 91% जो है मत मिले। मुस्लिम लीग के ने बहुत ज़्यादा सीटें नहीं, थोड़ी बहुत जगहों पे मुस्लिम लीग भी रही। 6 प्रांतों में कांग्रेस आई, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, लेकिन उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है मुस्लिम लीग की सीटें ज़्यादा थी। ठीक है, तो बंगाल और सिंध ये सारे क्षेत्र जो थे। इसी दौरान शाही नौसेना विद्रोह हो जाता है। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह हो जाता है और रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा ये विद्रोह की शुरुआत की जाती है 18 फरवरी 1946 को। तलवार श्रेणी के 1100 नाविकों को नस्लवादी भेदभाव व रखरखाव के लिए विरोध में हड़ताल कर दी जाती है। नौसैनिकों की एक मांग पर नाविक वीसी दत्ता जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो के लिखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फाइनली नौसेना विद्रोह चालू हो जाता है और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना नाविकों को आत्मसमर्पण करने की बात कहते हैं, वो मान भी जाते हैं। फाइनली उन्होंने कहा कि हमने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं। तो नौसेना विद्रोह अंतिम विद्रोह होता है और इसके बाद आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल से आता है, पैंथिक लॉरेंस थे इसमें, स्टेफर्ड क्रिस्प थे और आपका एबी अलेक्जेंडर थे। ये लोग आते हैं यहाँ पे और ये कहते हैं भैया अब एक संविधान सभा बना लीजिए। संविधान सभा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी है, भारत का एक संविधान बनाना है। तो संविधान सभा का गठन भी वयस्क मताधिकार के आधार पे, मतलब यहाँ पे एक तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। 10 लाख लोगों पर एक सीट और संविधान सभा आपकी बन जाती है। संविधान का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली वो होती है। लेकिन अब देखो कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया भैया दूसरा देश नहीं बनेगा, एक ही संविधान सभा बनेगी, वही होगा। लेकिन इसी समय जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो है आमंत्रण किया और पूरे देश भर में दंगे होते हैं, हर जगह पे दंगे होते हैं। ठीक है, गांधी जी इस समय नोआखली चले जाते हैं। इसी समय अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, विदेशी मामले दिए जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी जाती है। तो एक अंतरिम सरकार बनाई जाती है 2 सितंबर 1946 को और संविधान सभा की बैठकें चालू हो जाती हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। पहले अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद बी.एन. राव थे हमारे संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव और इन सब के पूरी संविधान सभा ने मिलकर के देश का संविधान का काम चालू किया। इसी समय क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम भारत को आजाद कर देंगे, जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, पहले कोशिश किया विभाजन ना हो, लेकिन जब उनको लगा कि विभाजन ही एकमात्र उपाय है तो माउंटबेटन प्लान लेकर के आए और माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया और इसके तहत भारत का विभाजन हो गया। एक देश भारत बना, दूसरा पाकिस्तान बना। ठीक है, हिंदुस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इसके बाद एक बाकायदा कानून पारित किया गया 1947 का कानून, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत 2 डोमिनियन में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। और फिर इसके बाद भारत का एकीकरण करने का काम पटेल के द्वारा किया गया। सरदार पटेल 552 देशी रियासतों को भारत में एकजुट करने का काम पूरा का पूरा किया गया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ने शुरुआत में दिक्कत की, लेकिन बाद में भारत का हिस्सा बन गए। जम्मू कश्मीर का विवाद आज भी चल रहा है, आज भी पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है बहुत सारे क्षेत्र को, वो लगातार बाकी भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये पूरी की पूरी कहानी है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ये मैंने आधुनिक में स्वतंत्रता संघर्ष आपको बताया, इससे पहले आधुनिक भारत, उससे पहले आपका जो है मध्यकालीन और प्राचीन, पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क बन गया शुरू से लेके अब तक। यदि आप ये बेसिक सेशन कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको समझ विकसित हो जाएगी। अब हम आगे आने वाले सेशंस में, अभी तक का मुझे एक बार बताइएगा, मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया है चीजों को, बहुत गति से किया है। इससे पहले वाले सेशन में, मतलब इससे पहले मैंने आपको वायसराय पूरे कंप्लीट करा दिए थे, उनके द्वारा क्या क्या नीतियां, क्या क्या युद्ध, क्या क्या चीजें की गई, उनके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ। तो चीजें जो भी है डेप्थ में है, डिटेल में है। अब इनको और थोड़ा सा डेप्थ डिटेल में जाएंगे। फाउंडेशन क्लास में यही चीज मैं और डिटेल डेप्थ में पढ़ाता हूँ। यहाँ रिवीजन है तो रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से आपका मैंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया, जोड़ दिया चीजों को। ये जोड़ना ही आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा है, कठिनाई है, जो कि समाप्त हो गई है। ठीक है, चलिए।